हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। और एक चीज़ इससे पहले कि हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, मतलब बहुत लंबी क्लासेस नहीं होगी। लगभग ये समझ लीजिए आधा घंटे की क्लास होगी, आधा पौने घंटे की। उसके अंदर पूरा हम इसको कवर कर लेंगे। लेकिन जो 10-15 मिनट में जिस तरह से बाकी जगह पढ़ाया जाएगा या फिर पढ़ाया जा रहा है, तो उस तरह से आपको इसको नहीं लेना है। आपको थोड़ा इसे सीरियसली लेना है, क्योंकि देखिए आप जहाँ जॉब लगने जा रहे हैं वो कोऑपरेटिव बैंक है, तो वो भी एक तरह की बैंक है और उनके ऊपर ये सारे नियम कायदे कानून लागू होते हैं। आपको यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव एक्ट को जैसे आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन के अंदर क्या बोला गया है, किस चैप्टर में क्या है, वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बैंकिंग से रिलेटेड हमारे देश के अंदर क्या प्रावधान है, क्योंकि ये सभी के सभी आप जहां नौकरी करने जा रहे हैं वहां पर डायरेक्टली लागू होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। और क्लासेस जो है वो 15 से 20 मिनट की मैं 2 क्लासेस लूंगा, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लास होती है तो कई बार क्या स्टूडेंट उसको जो है देखने में थोड़ा अवॉइड भी कर देता है कि टाइम मिलेगा तब देखूंगा, और ऐसे वो पोस्टपोन होती जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी है इसका। पहले के अंदर शॉर्ट टाइटल्स वगैरह सब में दिया होता है, वैसा ही है। अब ये लागू कब हुआ ये आपको याद रखना है। 16 मार्च 1949, 16 मार्च 1949 को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड जो है एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉ नोट बेड, इसके अधिनियम के जो कानून है वो किसी भी दूसरे कानून को बाधित नहीं करेगा तब तक कि जब तक कि इसमें क्लियरली ना लिखा हुआ हो कि इस एक्ट की ये धारा जो है यहाँ पर प्राथमिकता रखेगी। जब तक ये नहीं लिखा होगा तब तक बाधित नहीं करेगा, बाकी किसी को भी ये जो है बाधित नहीं करेगा, बेड नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड जो है ये आपको सारा कंटेंट, आपको धाराएं याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, क्या सहकारी बैंक के अलावा कोई दूसरे क्षेत्र में, जैसे कोई तेल फैक्ट्री उनको वहां पर लगानी हो, ऐसी कोई भी जो कंपनीज होती है उनके अंदर साझेदारी कर सकते हैं या नहीं, तो वो आपको कहां पर मिलेगा, बैंकिंग एक्ट में मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जो है इसमें है क्या, अंदर कंटेंट क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, बाकी पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये अधिनियम कहां लागू नहीं होता है, एक्ट नॉट टू अप्लाई ऑन सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कुछ सहकारी समितियों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। किसमें नहीं होता, ये जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी हमारी जो पेक्स होती है, और कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने वाली सहकारी समितियां, ये कौन सी होती है, ये जो है एलडीबी होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होती है। तो ये कहां कहां लागू नहीं होता, पेक्स पे और एलडीबीज पे ये लागू नहीं होता, जब तक कि वह अपने नाम में बैंक, बैंकिंग, बैंकर आदि शब्दों का उपयोग नहीं करती है। अगर इन शब्दों का उपयोग करती है तो ये एक्ट उनके ऊपर लागू हो जाएगा। अगर बैंक, बैंकिंग और बैंकर शब्द का इस्तेमाल करेगी तब ये लागू हो जाएगा, ये भी यहां पर कंडीशन है। इसमें जो है 2020 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और इसके अंदर जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के तहत सहकारी बैंकों पर विशेष प्रावधान इसके अंदर कुछ जोड़े गए हैं जो हम आगे के एक्ट में पढ़ेंगे। फोर्थ है पावर टू सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ एक्ट, अधिनियम के संचालन को निलंबन करने की शक्ति। केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर अधिनियम के किसी भी भाग को 60 दिन के लिए निलंबित कर सकती है। केंद्र सरकार को यह राइट दिया गया है कि आरबीआई अगर सिफारिश करे जनता के हित में, इकोनॉमी के हित में, तो इस अधिनियम के, इस एक्ट के किसी भी पार्ट को कब तक निलंबित कर सकती है, मैक्सिमम 60 दिनों तक कर सकती है। या फिर किसी आपातकालीन स्थिति अगर लगे, वित्तीय आपातकालीन आ जाए, तो आरबीआई के गवर्नर या उनके नामांकित डिप्टी गवर्नर जो है अधिकतम 30 दिनों के लिए इस अधिनियम को निलंबित कर सकते हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। तो यहां पर जो आरबीआई के गवर्नर है वो कितने दिनों तक कर सकते हैं, 30 दिनों तक, लेकिन केंद्र सरकार जो है एक बार में इसे 60 दिनों तक निलंबित कर सकती है। अधिकतम निलंबन की अवधि जो है वो कितनी है, 1 वर्ष है। मतलब अगर आरबीआई के गवर्नर करते हैं तो 30 दिनों तक ये इसको बैन कर सकते हैं, 30 दिन बाद में इनको केंद्र सरकार को सिफारिश करके वहां से करवाना पड़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार भी एक बार में जो है 60 दिनों के लिए निलंबित कर सकती है। उसको रिन्यू कर करके वो अधिकतम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा इसका निलंबन नहीं होगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट हमारे पास में है, कुछ परिभाषाएं दी गई है, इंटरप्रिटेशंस हैं, वो है
बैंकिंग, बैंकिंग क्या होता है? जनता से धन स्वीकार करना, उसे उधार देना या निवेश करना, हम कई बार पढ़ चुके हैं। बैंकिंग कंपनी जो भारत के अंदर बैंककारी का व्यवसाय करती हो, बैंकिंग का कार्य करती हो, बैंकिंग कंपनी मानी जाएगी, भले ही वो इंडियन हो या फिर इंटरनेशनल बैंक्स हो। उसके बाद में रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक वही है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है स्थापित किया गया है। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज यानी स्वीकृत प्रतिभूतियां क्या होती है? केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी जो प्रतिभूतियां होती है उनको हम अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डिमांड लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटीज जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने SLR, CRR, CRAR पढ़ा था। तो डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती है? जिन्हें तुरंत चुकाना आवश्यक हो। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटीज हैं जिसे तुरंत चुकाना आवश्यक है, किसी की FD मैच्योर हो रही है तो उसे तुरंत चुकाना आवश्यक है, वो कभी भी आकर के निकाल के ले जा सकता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर आपके पैसे हैं तो वो क्या है? डिमांड लाइबिलिटीज है, उन्हें कस्टमर कभी भी आकर के लेकर के जा सकता है। तो ऐसी लाइबिलिटीज क्या है? यहाँ पर डिमांड लाइबिलिटीज बोला गया है। टाइम लाइबिलिटीज वो होती है कि किसी टाइम पर जो है वो लाइबिलिटीज है, यानी बैंक को वो पैसा चुकाना है लेकिन उसके लिए एक निश्चित सीमा है, वो आगे का समय भी, मतलब आगे का समय इन फ्यूचर में, जिन्हें तुरंत चुकाना आवश्यक नहीं होता। यानी वो FDs जो अभी तक मैच्योर नहीं हुई है वो क्या है? टाइम लाइबिलिटीज है। उसके बाद में पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल यानी अंश पूंजी किसको बोला गया है? कि कंपनी द्वारा पूंजी के रूप में जो अर्जित राशि है उसको यहां पर क्या बोला गया है? पेड अप कैपिटल बोला गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है चैप्टर सेकंड विच इज बिजनेस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, यानी बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय क्या होगा, क्या बिजनेस होगा। इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस इन विच बैंकिंग कंपनीज में इंगेज, यानी बैंकिंग कंपनीज जो बैंक्स है उनको इस एक्ट के तहत बताया गया है कि आप सिर्फ यही कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं? धन जमा कर सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं, चेक और ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, बैंकिंग एजेंट के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट और कस्टमर्स। नेक्स्ट है प्रतिबंध किसमें है? बैंकिंग कंपनियां उन्हीं व्यवसायों में संलग्न हो सकती है जो इस धारा में निर्दिष्ट है। इस धारा के अंदर कुछ और भी चीजें हैं, बैंकिंग या बैंककारी से जो जुड़े हुए व्यवसाय है, जैसे क्या हो गया? शेयर मार्केट के ब्रोकर्स ये बन सकते हैं या फिर बैंकिंग का व्यवसाय कर सकते हैं इस तरह की, या फिर बीमा कंपनी के अंदर जो है बैंकिंग कंपनी जो है काम कर सकती है। तो आप देखते होंगे हमारे जितने भी बड़े बैंक है वो इन तीन सेक्टर के अंदर ही रहते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, यानी बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी के उपयोग पर प्रतिबंध। अगर आप कोई जैसे बीज भंडार खोलते हैं तो आप उसको बीज भंडार को बीज बैंक के नाम से रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं उन्हें वही कंपनीज, वही बैंक जो होती है वही इस्तेमाल कर सकती है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक जो आया है, बैंक शब्द जो है सिर्फ बैंकिंग का काम करने वाली कंपनी सिर्फ बैंक इस्तेमाल कर सकती है, इसके अलावा भारत में कोई भी बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो है यहां पर प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, यानी व्यापार पर प्रतिबंध। और क्या नहीं कर सकती? कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है वो वस्तुओं के व्यापार में संलग्न नहीं हो सकती सिवाय उन मामलों में जहां संपत्ति को गिरवी के रूप में रखा गया है। देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में बैंकिंग के अलावा किसी भी व्यापार के अंदर जो है सम्मिलित नहीं हो सकती। लेकिन एक एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आपके पास कोई लोन देने आया है और उसकी जमीन जो है आप गिरवी रख रहे हैं, तो क्योंकि गिरवी रख रहे हैं तो कई बार आपको बेचना भी पड़ सकता है, कई बार नहीं बिके, तो ऐसे केस में नहीं बिकने के केस में क्या होता है, ये बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे केस में आप जो गिरवी संपत्ति का जो व्यापार तो नहीं, उसकी सेल और ट्रांसफर करना, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, गैर बैंकिंग परिसंपत्तियों का निपटान। गैर बैंकिंग, बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई परिसंपत्तियां नहीं है, बैंकिंग से रिलेटेड परिसंपत्तियां क्या होती है? इनके बॉन्ड्स जो होते हैं, जो FDs होती है, या फिर कोई फाइनेंशियल टूल्स हैं, वो इनके बैंकिंग से रिलेटेड व्यवसाय है। लेकिन अगर कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड कोई संपत्ति नहीं है बैंककारी के व्यवसाय से रिलेटेड, तो उसको जो है 7 वर्षों से अधिक समय तक गैर बैंकिंग संपत्ति को अपने पास नहीं रख सकती। जैसे जमीन है, जमीन जो है वो बैंकिंग की टर्म में नहीं आता, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़े या ऐसी स्थिति हो कि ये किसी ने
जो है जमीन गिरवी रखी है और उन्हें अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में ये 7 वर्षों के अंदर अंदर इनको बेचना पड़ेगा। 7 वर्षों से ज्यादा जो भी गैर बैंकिंग परिसंपत्तियां हैं, जो नॉन बैंकिंग एसेट्स है, उसको ये अपने पास में अपने नाम पे नहीं रख सकती। नेक्स्ट है आरबीआई अपवाद स्वरूप 5 वर्ष की अवधि का विस्तार दे सकता है, यानी एक बार में 7 वर्षों से ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप आरबीआई के पास जाते हैं कि किन्हीं कारणों से हम इसको नहीं बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में अपवाद मान करके 5 वर्ष तक की अवधि का विस्तार दे सकता है। यानी 7 और 5 कितने हो गए हमारे पास में? 7 और 5 टोटल हो गए हमारे पास में 12 ईयर्स मैक्सिमम किसी भी केस के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इंक्लूड पर्सन्स विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में व्यवसायिक अनुभव वाले व्यक्ति शामिल होंगे। वही व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेंगे किसी भी बैंक में, वो लोग शामिल होंगे जिनको जो है व्यवसायिक अनुभव हो, बैंकिंग से रिलेटेड व्यवसायिक अनुभव हो। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के बोर्ड में ऐसे निर्देशक होने चाहिए जिनको किनका हो? बैंकिंग का, वित्त का, अर्थशास्त्र का या कानूनी मामलों का अनुभव हो। निदेशकों की संख्या और उनकी योग्यता वो जो है आरबीआई द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसको हम आगे आरबीआई एक्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो अनुभव है वो इनमें होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के पास में बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी सेक्टर का अनुभव नहीं है और आप जाकर के जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में 10B, विच इज बैंकिंग कंपनीज टू बी मैनेज्ड बाय होल टाइम चेयरमैन, यानी जो बैंकिंग कंपनी का प्रबंधन पूर्णकालिक अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। कोई भी बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो है पूर्णकालिक के अलावा मान लीजिए दूसरे तरीके से यहां पर जो है चेयरमैन को रख ले, या फिर कोई ऐसा चेयरमैन हो जो चेयरमैन बैंक का बनने के साथ में कोई और भी कार्य कर रहा है, तो वो अपना पूर्णकालिक यहां नहीं दे पाएगा, तो ऐसे केस में उसको चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। यहां पर जो है पूर्णकालिक होना चाहिए। ये जो नियुक्ति होती है वो कितने सालों तक होगी? 5 सालों के लिए होगी, जिसे पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है। यहां पर 1994 में एक अमेंडमेंट है, आरबीआई को यह अधिकार दिया गया था कि वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, योग्यता और अवधि को नियंत्रित करे। तो अब ये काम कौन देखता है? अब जो है आरबीआई जो गाइडलाइंस जारी करती है उसी के हिसाब से यहां पर बैंक्स के चेयरमैन उस गाइडलाइंस को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 10BB, विच इज पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी आरबीआई को यह पावर दिया गया है। पहली बात तो वो उनकी जो योग्यता और अवधि को नियंत्रित करेगी 10B में, और 10BB में क्या करेगी कि वो किसी भी बैंकिंग कंपनी में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कर सके यदि वह मानता है कि मौजूदा प्रबंधन वो जो है वो जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे केस में आरबीआई को लगता है जिन लोगों का पैसा यहां पर जमा है उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो क्या करती है अपनी तरफ से जो है यहां पर जो है चेयरमैन जो है भेज सकती है। और ये जो चेयरमैन यहां पर आरबीआई अगर किसी बैंक को भेजती है तो उसका वेतन और शर्तें जो है वो आरबीआई है उसके द्वारा ही यहां पर निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है चेयरमैन एंड सर्टेन डायरेक्टर्स नोट टू बी रिक्वायर्ड टू होल्ड क्वालिफिकेशन शेयर्स। देखिए आपने सहकारी बैंक में पढ़ा था कि यहां पर जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं वो सहकारी बैंक के सदस्य ही होने चाहिए, लेकिन यहां क्या है बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर अगर कोई इंसान चेयरमैन बन रहा है, ये जनरली बैंक्स के लिए है, और जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो उनको यहां से कुछ एग्जम्पशन है। तो जो बैंकिंग कंपनी का चेयरमैन बनेगा उसके कंपनी के शेयरधारक होने के लिए बाध्य नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो डायरेक्टर है और चेयरमैन है वो उस बैंक के शेयर होल्ड करे, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 10A, 10B एंड 10BB टू ओवरराइड ऑल लॉज। जब ये कानून पारित हुआ, जब पास हुआ, उस टाइम जो पीछे वाली हमारी धाराएं थी जिसके अंदर हम चेयरमैन और डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस की बात की, उनको आरबीआई जो है हटा सकती है, उनको आरबीआई जो है रिकमेंड कर सकती है अगर पहले वाले सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे कानून जो हैं बाकी जितने भी कानून हैं उनसे ऊपर माने जाएंगे। यही कानून है जो यहाँ पर फाइनल होंगे। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल एंड वोटिंग राइट, यानी चुकता पूंजी, सदस्यता पूंजी और मतदान अधिकारों का विनियमन। कोई भी बैंक कंपनी में अब ये रेगुलेशन करना क्यों जरूरी है? आपको पता है बैंक्स के शेयर्स जो होते हैं वो बिकते, ये मतलब एक लिस्टेड कंपनीज भी होती है जो अपने शेयर्स जो हैं आम जनता को बेचती है। तो ऐसे के अंदर क्या हो सकता है, देखिए कई बार
कोई पूंजीपति आदमी आकर के उसने बैंक के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अगर जिसके पास मेजोरिटी शेयर्स हैं वो वहां के डिसीजन को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा होंगे, उसके पास जो एक अधिकार होता है मालिकाना अधिकार वो ज्यादा होगा। तो इससे बचने के लिए कि कोई व्यक्ति वहां पर इस तरह से बैंक को खरीद करके अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करे, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोगों के पैसे होते हैं, तो इसीलिए यहां पर जो है एक हिस्सेदारी को जो है वो यहां पर मेंशन कर दिया इन्होंने कि कोई भी व्यक्ति या संस्था बैंकिंग कंपनी में इतनी हिस्सेदारी नहीं रख सकता कि वह बैंकिंग कंपनी की नीतियों को अनुचित रूप से प्रभावित कर सके। और इसमें 1994 का अमेंडमेंट डाल करके, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट्स भी आपको 2-3 अमेंडमेंट्स और कुछ धाराएं हैं 5-7, वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर ये कानून है। आप जाकर के एसबीआई के इतने शेयर्स नहीं खरीद सकते कि आप वहां पर जाकर के उसके जो डिसीजंस हैं उनके अंदर इंटरफेयर करने लग जाएं। 1994 में क्या बोला गया कि किसी एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 10% मतदान अधिकार रखने की सीमा तय की गई है। कंपनीज में जितने आपके शेयर्स होते हैं आपने खरीदे हुए, उस हिसाब से आपके वोट्स जो हैं वो मान्य होते हैं। आपका जब भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आपने अगर शेयर खरीदे हैं तो आपको पता होगा कि आप शेयर होल्डर्स के पास में मेल आता है कि इस मुद्दे के ऊपर जो है वोटिंग करवाई जा रही है, ई वोटिंग करवाई जा रही है। तो अधिकतम 10% से ज्यादा मतदान का अधिकारी नहीं हो सकता, वो इससे ज्यादा नहीं जो है शेयर खरीद सकता, कैपिटल इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। नया बैंक बन रहा है तो उसके अंदर पेडअप कैपिटल है जो कैपिटल लगाई जा रही है वो भी 10% मतदान के अधिकार से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और 5% से अधिक हिस्सेदारी खरीदना चाहता है किसी भी बैंक के अंदर कोई इंसान, तो आरबीआई की पूर्व अनुमति जो है अनिवार्य कर दी गई है। आप किसी भी बैंक के 5% से ज्यादा शेयर्स जो है नहीं खरीद सकते। आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस बैंक के 5% से ज्यादा शेयर्स खरीदना चाह रहा हूं। अब वो परमिशन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो और सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आप बिना अनुमति के नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट है 13, रेस्ट्रिक्शन ऑन कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट एक्सेट्रा ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये जो शेयर्स बैंक बेचती है उसमें किसी भी प्रकार के जो है कमीशन, दलाली और छूट जो है इन पर प्रतिबंध किया गया है, इनको प्रतिबंधित किया गया है। ये बैंक के खुद के शेयर के लिए है ना, कि बैंक का जो खुद का शेयर है उस पर वो किसी भी तरह का कमीशन नहीं दे सकती, दलाली नहीं दे सकती या फिर कोई डिस्काउंट नहीं दे सकती। उसके बाद में प्रोविजन ऑफ चार्ज ऑन अनपेड कैपिटल, यानी जो अनपेड कैपिटल होती है उसके ऊपर बैंक जो है क्या नहीं कर सकता, भार नहीं लगा सकता। यानी उसके ऊपर जो है बैंक कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता, उस पर बैंक जो है लोन नहीं ले सकता। ये यहां पर इसकी मनाही की गई है कि अपनी अनपेड कैपिटल जो है, जो अनपेड कैपिटल है उसके अगेंस्ट आप किसी दूसरे बैंक से जाकर के लोन नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास में 14A, विच इज प्रोविजन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स। संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज लगाने की मनाही। बैंकिंग कंपनियां अपनी संपत्तियों के ऊपर, अपने जो एसेट्स हैं उनके ऊपर फ्लोटिंग चार्जेस नहीं लगा सकती अगर आरबीआई की पूर्व अनुमति नहीं हो, जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हो। नेक्स्ट हमारे पास में है रेस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। यानी इसमें यह बोला गया है कि जब देखिए बैंक को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने के बाद में बैंक क्या करती है, डिविडेंड पे करती है। लेकिन डिविडेंड कब पे करेगी वो, जब तक कि उन्होंने अपने रिजर्व फंड्स जो हैं उनके अंदर पर्याप्त राशि ट्रांसफर नहीं कर दी गई हो। जो भी बैंक को प्रॉफिट होता है वो रिजर्व फंड में जाएगा, और रिजर्व फंड जब जो जितनी आरबीआई द्वारा जो इनको प्रिस्क्राइब्ड जो भी परसेंटेज है उतना भुगतान जब तक नहीं कर देते तब तक ये किसी को भी डिविडेंड नहीं दे सकते। पहले आपको जो है रिजर्व फंड के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। 16 है प्रोविजन ऑफ कॉमन डायरेक्टर्स, साझा निदेशकों पर प्रतिबंध। ऐसा नहीं है कि कॉमन डायरेक्टर्स, इसके अंदर एक से ज्यादा बैंक के अंदर जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता कोई भी इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास में रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है, प्रत्येक बैंक कंपनी को अपने वार्षिक लाभ का कम से कम 20% रिजर्व फंड में स्थानांतरित करना या ट्रांसफर करना अनिवार्य है। कितना परसेंट करना कर होगा, कम से कम 20%। कहां पे जाएगा, हमारे रिजर्व फंड में। तो अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि रिजर्व फंड में कितना परसेंट बैंक जो है वो अपना डिविडेंड कब पे करेगी। अगर आपका ऐसा सवाल आ जाता है और उसमें लिखा आ जाता है कि 20%
ट्रांसफर करने, रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद में 50% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद में, तो ये यहाँ पर सवाल आ सकता है। या फिर फंड से रिलेटेड आ सकता है कि डिविडेंड का भुगतान कब तक नहीं कर सकती, उसमें 3-4 ऑप्शंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर कैश रिजर्व जो है, जो गैर अनुसूचित बैंकिंग कंपनीज हैं, जो गैर अनुसूचित, जो शेड्यूल के अंदर नहीं आई है, जो आरबीआई के एक्ट का जो शेड्यूल है उसमें जो लिस्टेड नहीं है, उनकी कुल मांग और समय देनदारियां, यानी डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इनको हम क्या बोलते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, एनडीटीएल जो है उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है वो कहां पर जमा करवाना आवश्यक है, ये जो है आरबीआई के पास जमा करवाना आवश्यक है। और ये सारी गैर अनुसूचित बैंक्स के लिए है। अनुसूचित के लिए आगे आएगा रेस्ट्रिक्शन ऑन नेचर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। अब कोई बैंक जो चाहे कि मुझे अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खोलनी है, एक पेरेंट कंपनी होगी, एक उसकी सब्सिडरी कंपनी होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, किस टाइप की कंपनी यहाँ पे खोल सकती है, वही क्षेत्रों के अंदर जो है अपनी सहायक कंपनियां बना सकती है, सब्सिडरी कंपनीज बना सकती है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी बीमा करने वाली कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग वाली या वित्तीय सेवाएं देने वाली। इसके अलावा जो है सब्सिडरी कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार जो है हम मिलकर के एक चिप्स की फैक्ट्री डाल लेते हैं, वो यहां पर बैंकिंग कंपनीज नहीं कर सकती। 20 है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, यानी ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध। लोन और एडवांसेस किसको नहीं दे सकते, अपने जो निदेशक जो होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या फिर जो उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनको ऋण नहीं दे सकते। पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पर ऋण नहीं दे सकती। और उसके अंदर अमेंडमेंट क्या किया गया, इसके अंदर पहले जो निदेशक, रिश्तेदार, ये जो है, इसके अलावा सरकारी अधिकारी जो बैंक में रिलेटेड हैं और उनके इमीडिएट परिवारजनों को भी इस प्रतिबंध के दायरे में लाया गया है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जो है वो बैंक में काम कर रहा है इसलिए वो लोन अपनी बीवी के नाम पर ट्रांसफर कर दे, वो नहीं कर सकता। आरबीआई को यह अधिकार मिला कि वह बैंकिंग कंपनियों की उधार नीति को नियंत्रित कर सके, यह भी आरबीआई को जो है यहां पर अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर टू रिमिट डिबेट्स, यानी ऋण माफी की शक्ति पर जो है प्रतिबंध। कोई भी बैंकिंग कंपनी बिना आरबीआई की अनुमति के किसी भी व्यक्ति का ऋण माफ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है आपने किसी पूंजीपति को लोन दे दिया या फिर आपने किसी सगे रिश्तेदार को लोन दे दिया और वो नहीं चुका पाया तो आपने बैंक में जो है मैनेजर ने या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इसको माफ कर रहे हैं, ये सब नहीं हो सकता। आरबीआई की अनुमति आपको ऋण माफ करने के लिए लेना जरूरी है। उसके बाद में 21 पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग कंपनियों द्वारा अग्रिम राशि पर आरबीआई का नियंत्रण। यहां पर आरबीआई को क्या पावर दी गई है कि वो बैंकों को यह निर्देश दे सकता है कि वे किस क्षेत्र में और किस प्रकार ऋण दें, लोन किस क्षेत्र में ज्यादा देना है, कृषि में ज्यादा देना है, होम लोन्स में ज्यादा देना है, पर्सनल लोन्स में ज्यादा देना है, ये डायरेक्शन आरबीआई दे सकता है। ठीक है, आरबीआई विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है कि आर्थिक स्थिरता कितनी है, मुद्रास्फीति कितनी है और राष्ट्रीय हित जो है उसको ध्यान में दिया जाता है। इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या है, इन्फ्लेक्चुएशन रेट क्या है, बहुत सारी चीजें ध्यान में रख करके ही यहां पर जो है वो किस क्षेत्र में लोन ज्यादा देना है वो ये आरबीआई निर्देश दे सकता है। उसके बाद में हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंकिंग कंपनीज नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी बाय स्क्रूटनी बाय कोर्ट्स, यानी बैंकिंग कंपनियों द्वारा लिए गए ब्याज दरों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी। न्यायालय जो है ब्याज दरों की यहां पर जांच नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आपने इतने % जो है क्यों चार्ज किया किसी भी लोन पे, ये बैंक का अधिकार है। यदि कोई बैंक वैध रूप से और निर्धारित ब्याज पर ऋण देता है, निर्धारित ब्याज के ऊपर ऋण देता है जितने के लिए अलाउ है, तो न्यायालय उसे अनुचित या अत्यधिक घोषित नहीं कर सकती। कोई भी कोर्ट जो है यहाँ पर जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये प्रावधान ये सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था कि बैंकिंग कंपनियों के वित्तीय निर्णयों के अंदर कोर्ट्स जो है वो हस्तक्षेप ना करे। ऐसा नहीं हो कि कोर्ट्स के पास ऐसे बहुत सारे केस पहुंच जाए कि हमारे से ब्याज की दर ज्यादा ली जा रही है, पिछली साल तो हमसे 13% लिए गए थे, इस बार हमसे जो है 14% या 15% लिए जा रहे हैं, तो इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास में लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनियों को जो लाइसेंस है वो यहाँ पर सेक्शन 22 के तहत दिया जाता है कि भारत में अगर कोई बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग व्यवसाय करना चाहती है तो उसे आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना यहाँ पर जरूरी है। बिना लाइसेंस के आप बैंककारी का काम नहीं कर सकते। कोई भी सहकारी बैंक या अन्य बैंक
बैंकिंग संस्था जो है वो आरबीआई की अनुमति के बिना बैंकिंग गतिविधियां शुरू नहीं कर सकती। इसके अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको मान्यता देने से संबंधित यहाँ पर प्रावधान जोड़े गए। तो अभी आप देखते होंगे कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो रजिस्टर किसी दूसरे स्टेट में है और बाकी सारे स्टेट्स में भी वो काम कर पा रही है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन ओपनिंग ऑफ न्यू एंड ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी बैंक जो है वो बिना आरबीआई की अनुमति के लिए, बिना पूर्व अनुमति, ऐसा नहीं आप खोल करके आरबीआई को भेज रहे हैं कि हमने यहां पर नई ब्रांच जो है खोल दी है और आपको इनॉग्रेशन में आना है, तो ये सरप्राइज आरबीआई नहीं साइन करेगी, उसे पहले बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है वो आपसे ऊपर की संस्था है, आपकी नियामक संस्था है, शाखा भी नहीं खोल सकती। अगर कोई ब्रांच है उसको एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी करना है तो भी आरबीआई से जो क्या लेना पड़ेगा, यहां पर स्थानांतरित, दिस इज ट्रांसफर, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ए परसेंटेज ऑफ एसेट्स, यानी संपत्तियों का एक निश्चित हिस्सा, प्रतिशत, निश्चित जो प्रतिशत है वो बनाए रखना। तो यहां पर क्या है कि बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत जो है वो आरबीआई जो निर्दिष्ट करती है उस तरीके से बनाए रखना होगा। नेक्स्ट ये सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास पर्याप्त जो है लिक्विडिटी बनी रहे और जमाकर्ताओं को भुगतान करने में सक्षम हो, लिक्विडिटी बैंक्स की बनी रहे, कभी भी बैंक पैसे की कमी ना आ जाए। ये आपको मुझे बताना है। ये हम इससे पिछली क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 24, 18 इनके अंदर क्या लिखा हुआ है। 18 तो खैर नहीं आया होगा, वो अनुसूचित का नहीं, गैर अनुसूचित का। 24 के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्या इसको एसएलआर बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है एसेट्स इन इंडिया, भारत में परिसंपत्तियां बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक जो है, विदेशी बैंक यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के वो क्या करता है कि सिर्फ ब्रांचेस खोल देता है और वो अपना बैंककारी का कारोबार कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों का पैसा उस बैंक में जमा होगा और अगर वो बैंक भाग जाता है तो फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इससे बचने के लिए उनकी जो कुल संपत्तियां हैं, जो कुल उनकी जमा राशि है जो उन्होंने लोगों से ले रखी है, या फिर उनका जो भी संपत्ति है उसका एक निश्चित अनुपात है वो भारत में होना ही चाहिए, तभी वो भारत में बैंक खोल सकते हैं, बैंक जो अपनी ब्रांचेस यहाँ पे बना सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग कंपनियां भारत में आर्थिक स्थिरता बनाए रखे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहे। ऐसा नहीं हो कि बैंक जब चाहे यहाँ से अपनी जो संपत्ति किसी और दूसरी जगह ट्रांसफर कर ले, जिससे हमारे जो है इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डायरेक्ट इकोनॉमिक्स जो है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर बैंक के जितने भी जमा खाते हैं, जो भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, 10 वर्षों तक अगर किसी ने कोई दावा नहीं किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई दावा नहीं, तो वो इसकी लिस्ट जो है वो कहां भेजेगा, आरबीआई को देगा कि ये अकाउंट्स हमारे पास में, इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है और पिछले 10 सालों में इसके ऊपर कोई दावा नहीं हुआ है। अब क्या होगा कि बैंकों को यह अनिवार्य कर दिया, जो अमेंडमेंट 13 का किया था, कि वो जो है ये जो राशि है, अदावा राशि, दावा जिस राशि पे नहीं किया गया है उसको ग्राहक शिक्षा और जागरूकता निधि एक, यानी एक फंड बनाओ जिसका नाम रखो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, और इसके अंदर ट्रांसफर कर दो। ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, आप जो है 10 वर्षों तक अगर किसी खाते पे दावा नहीं, हमें तो ऐसे ही लगता था, मतलब जो ज्यादातर लोग हैं वो यही सोचते हैं कि अगर बैंक के पास में कोई पैसे रख करके भूल गया या फिर कोई जो है किसी का स्वर्गवास हो गया और कोई उसको लेने नहीं पहुंचा तो वो तो बैंक के तो मौज हो गई, बैंक जो है उन पैसों के अंदर घपला कर सकता है। नहीं, ये कहां जाएगा, आरबीआई को इसकी रिपोर्ट जाएगी और आरबीआई जो है यहाँ पर इनको जो डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है वो क्रिएट करना होगा। इस फंड का इस्तेमाल क्या होगा, जैसा कि नाम है, जो भी डिपॉजिटर्स हैं, हमारे पास में आता है ना बहुत सारी अवेयरनेस से रिलेटेड मैसेजेस आते हैं फोन के, बड़े बड़े हम पोस्टर्स देखते हैं, टीवी में ऐड आते हैं कि आपको जो है फ्रॉड से बचना है, यूपीआई पे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, या फिर नई नई स्कीम्स आती है उनके बारे में जागरूक किया जाता है। वो चीजें जो है वो क्या है, यहां पर इस फंड से की जाएगी। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास जो है लगभग इतनी लंबी एक क्लास होगी जिसके अंदर हम इस पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ लेंगे और आपको इसका कंटेंट याद रखना बहुत जरूरी है।
आपको इतने सेक्शन से याद रखने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आपको इसके अंदर क्या लिखा है वो याद होना चाहिए। तो आप ये क्लास ले लीजिए, और जो लोग जो हैं पीडीएफ ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं उनको मैं ये क्लास जो है हमारी सेकंड क्लास होने के बाद में उनको पीडीएफ दे दी जाएगी। मुश्किल से जब आपके पास में पीडीएफ आएगी तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, 17-18 पेजेस होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं 15 से 20 मिनट में आराम से। एक बार आपने क्लास में समझ रखा है, दूसरी बार रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप उतना ही सीरियसली लें, इसकी बिल्कुल छोटे तरीके से इसको शॉर्ट्स में तैयार करके ना जाए कि हमने जो है 5 मिनट का वीडियो देख लिया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे, ऐसा ना करें। ये वो चीजें हैं जो बाकी सबसे आपको एडवांटेज दिलाएगी। ज्यादातर लोग सिर्फ एक्ट रट करके चले जाएंगे और इनमें से जो सवाल आएगा वो फिर वहां पर उनका डिसएडवांटेज होगा और आप उनसे जो है एक स्टेप आगे रहोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।